शक्ति ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। हस्बे मामूल उसने मेरे चरण छुए, फिर लड़की का तारुफ करवाया। बोला, ये मधु है गुरु। साली को कोई और नहीं मिला तो मुझ पर ही मर मिटी। शक्ति के इस जुमले पर मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। मधु भी मुस्कुरा दी और फिर चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि मधु बड़ी बेतकल्लुफ और बेबाक किस्म की लड़की थी। हम जितनी देर वहां बैठे रहे वो मेरी तरफ मुतवज्जो रही। शक्ति ने वेट्रेस को बुलाकर कॉफी मंगवाई। कॉफी की चुस्की लेते हुए बोला, तुमने फोन पर ठाकरे के बारे में कुछ कहा था गुरु, उसके बारे में क्या कुछ जानते हो? मैंने कहा, उसकी वल्दियत मशकूक है। और फिर अमृत ठाकरे के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो भेरू सिंह से मालूम हुआ था। शक्ति हैरत से बोला, तुम तो उसका पूरा शजरा जानते हो गुरु। मैंने कहा, अगर किसी दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहरहाल कल रात विशंबर सिंह मुझे अमृत ठाकरे के पास ही ले जाना चाहता था ताकि मुझ पर तशद्दुद करके पंडित भेरू के बारे में मालूम कर सकें। वो भेरू की दौलत हासिल करना चाहते हैं। विशंबर तो खत्म हो गया, ठाकरे हमारे लिए मसला बन सकता है, इसलिए उसका बंदोबस्त अभी हो जाना चाहिए। शक्ति बोला, मैंने ठाकरे के बारे में मालूम कर लिया है गुरु। वो अपने 2 चेलों के साथ हनुमान मंदिर में ठहरा हुआ है। मंदिर का पुजारी राम प्रकाश उसके आने से खुश नहीं है, लेकिन वो उसके इशारों पर चलने पर मजबूर है। मैंने पूछा, और दूसरे काम का क्या हुआ? मेरा इशारा नागराज की तरफ था। शक्ति बोला, उसका भी आज पता चल जाएगा। आज सुबह उसका एक आदमी भनोट की नजरों में आ गया था। वो उसके पीछे लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आज रात तक उसके ठिकाने का पता चल जाएगा। मैंने कहा, तो फिर क्यों ना इस दौरान अमृत ठाकरे को चेक कर लिया जाए। शक्ति बोला, जैसा तुम कहो, लेकिन मेरे ख्याल में ठाकरे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लातादाद जराइम में पुलिस को मतलूब है। अगर उसे पता चल जाए कि पुलिस हनुमान मंदिर की तरफ आ रही है तो वो वहां से भागने में देर नहीं लगाएगा। मैंने कहा, मैंने ठाकरे के बारे में जो कुछ सुना है उसके पेश नजर मैं उसके हवाले से किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। अभी तो वो अकेला है, उस पर काबू पाया जा सकता है, और अगर उसने नागराज से राब्ता कर लिया तो ये भी एक बड़ा मसला बन जाएगा। शक्ति ने कहा, तो ठीक है गुरु, देख लेते हैं। और जब हम बंबई कालिया रेस्टोरेंट से निकले तो 4:30 बज रहे थे। मधु कार की पिछली सीट पर बैठ गई और शक्ति मेरे साथ अगली सीट पर। मैं कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते हुए नेहरू मार्ग की तरफ ले आया और फिर उसे हनुमान मंदिर की तरफ ले जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। उस तरफ 2-3 और तारीखी नौयत के जैन मंदिर भी थे, इसलिए उस वक्त उस सड़क पर किसी कदर रौनक भी थी। उस रूट पर 2 बसें भी चलती थीं जो एक मखसूस पॉइंट तक जाती थीं। शाम का अंधेरा फैलते ही ये बसें भी बंद हो जाती थीं। नेहरू मार्ग से तकरीबन 2 मील आगे निकलने के बाद मैंने कार दाईं तरफ एक और सड़क पर मोड़ ली। उस सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे टीले थे जो सब्जे से ढके हुए थे। रंग बिरंगे जंगली फूल खुशनुमा मंजर पेश कर रहे थे। इस सड़क पर तकरीबन 2 फरलांग आगे हनुमान मंदिर था। यह भी एक कदीम मंदिर था मगर ज्यादा बड़ा नहीं था। यात्रियों की एक बड़ी तादाद इस तरफ आया करती थी। मंदिर से जरा पहले सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानों का सिलसिला शुरू हो गया। फूल, मूर्तियां, नारियल, मिठाई और बहुत सी चीजें जो भेंट के तौर पर मंदिर में चढ़ाई जाती थीं। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी जहां 5-6 गाड़ियां पहले भी खड़ी थीं। उस वक्त यात्रियों की एक माकूल तादाद यहां मौजूद थी। लोग मंदिर में आ जा रहे थे। हमने एक बूढ़ी औरत से कुछ फूल खरीद लिए और मंदिर की तरफ चलने लगे। मंदिर एक टीले पर था और उस तक पहुंचने के लिए कुशादा सीढ़ियां बनी हुई थीं। सीढ़ियों के दोनों तरफ भिखारी चादरें बिछाए बैठे हुए थे। मंदिर से वापस आने वाले यात्री उन भिखारियों के सामने कुछ न कुछ डाल देते। मंदिर की इमारत बाहर से बज़ाहिर छोटी लगती थी मगर अंदर से हॉल बहुत बड़ा था। सामने ही चबूतरे पर हनुमान की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी जिसके सामने फूलों और भेंट के तौर पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का अंबार लगा हुआ था। मूर्ति के सामने फूल चढ़ाने के बाद हम भी दूसरे लोगों की तरह इधर उधर घूमने लगे। मैंने जल्द ये अंदाजा लगा लिया कि उस मंदिर में कोई तहखाना या खुफिया रास्ता भी था। मेरी छठी हिस्स बार बार किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैंने कई मर्तबा महसूस किया था जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। मैंने कई बार मुड़कर इधर उधर देखा मगर आसपास कोई मुश्तबा शख्स दिखाई न दिया। एक मर्तबा मुड़कर देखा तो मधु एक पुजारी से बातें कर रही थी। वो पुजारी हाथों से इशारा करते हुए गालिबन उसे उस मंदिर के बारे में बता रहा था। शक्ति मेरे साथ साथ था। चंद मिनट के बाद दोबारा इधर उधर देखा तो मधु कहीं नजर नहीं आई और न ही वो पुजारी नजर आ रहा था जिसके साथ वो बातें करती हुई देखी गई थी। शक्ति परेशान हो गया। वो मधु को इधर उधर तलाश करने लगा। बाहर भी देख कर आया मगर मधु कहीं नहीं थी। वो एक बार फिर इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाया, ये कहाँ गायब हो गई? मैंने कहा, यहीं कहीं होगी, चिंता क्यों करते हो, आ जाएगी। और फिर मुझे वो पुजारी नजर आ गया। करीब से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया। कहा, महाराज, कुछ देर पहले मेरे इस दोस्त की पत्नी वहां खड़ी आपसे बातें कर रही थी, कहाँ चली गई वो? पुजारी बोला, वो देवी महाराज स्वामी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने गई है।
बड़े महान और ज्ञानी हैं स्वामी जी। उनके आशीर्वाद से मन की हर आशा पूरी हो जाती है। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भी स्वामी जी के पास ले चलता हूँ। मैंने शक्ति की तरफ देखा और फिर हम दोनों उस पुजारी के पीछे चल दिए। एक राहदारी में से होते हुए हम एक कमरे में दाखिल हो गए। ये कमरा खाली था। सामने एक तख्त रखा हुआ था जिस पर मसनद बिछी हुई थी। पुजारी ने हमें कमरे के वस्त में रोक दिया। बोला, यहाँ रुक जाओ, स्वामी जी उस देवी के साथ अभी आते हैं। पुजारी मसनद के करीब जाकर खड़ा हो गया और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और जमीन की गहराई में गिरता चला गया। तकरीबन 10 फुट नीचे मैं अपने पैरों पर ही गिरा था। गिरते ही मैं लड़खड़ा गया था, लेकिन मैं फौरन ही संभल गया। शक्ति भी मेरे करीब गिर कर कलाबाजी खा गया था। वो बड़ी मुश्किल से उठ सका। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। उसकी कमर को झटका आ गया था। उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात साफ जाहिर थे। मैंने ऊपर देखा। छत से नीचे की तरफ लटके हुए 2 तख्ते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहे थे और फिर एक दूसरे के साथ मिलकर बराबर हो गए। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ये खासा वसी और अरीज कमरा था जिसके एक तरफ दरवाजा भी नजर आ रहा था जो बंद था। मेरे जहन में अचानक ही मधु का ख्याल उभर आया। उसे मैंने उस पुजारी से बातें करते हुए देखा था और वही पुजारी हमें उस कमरे में लेकर गया था जहां से हम इस तहखाने में टपक पड़े थे। मेरी छठी हिस्स गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। वो दुरुस्त निकला था और मेरे जहन में अब मधु के बारे में शुबहात सर उभार रहे थे। मधु चंद रोज पहले ही शक्ति की पार्टी में शामिल हुई थी। इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो जराइम पेशा थी। हो सकता है उसका ताल्लुक पहले से नागराज या किसी और पार्टी से रहा हो और वो किसी खास मकसद के तहत शक्ति की पार्टी में शामिल हुई हो। उसने रेस्टोरेंट में मेरी और शक्ति की बातें भी सुनी थी और इस मंदिर में आकर वो अपना काम कर गई थी। उस पुजारी को वो यकीनन पहले से जानती होगी। शक्ति इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाया, ए साला, हम मधु को तलाश कर रहे थे और इस चूहेदान में फंस गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, वो भी यहीं आ जाएगी मगर हमारी तरह नहीं। और फिर तकरीबन उसी वक्त वो दरवाजा खुला और 2 आदमी बरामद हुए। उनमें एक के हाथ में चौड़े ब्लेड वाली तलवार थी और दूसरे के हाथ में डबल बैरल बंदूक जिसमें गालिबन 12 बोर के कारतूस इस्तेमाल हुए थे। उनके हुलिये भी ऐसे थे जैसे अभी अभी जंगल से आए हों। बेतहाशा बड़े हुए बाल, बड़ी बड़ी मूछें और स्याह लिबास जो इंडियन फिल्मों में अक्सर डाकुओं को पहनाए जाते थे। उन दोनों की आंखें सुर्ख थीं। मैं उन्हें देखकर हंस पड़ा। वो अब भी शायद 50 साल पहले के दौर में रह रहे थे। तलवार और डबल बैरल बंदूक उस दौर की यादगारें थीं। आज के दौर में तो डाकू भी जदीद तरीन ऑटोमेटिक असलहा इस्तेमाल करते थे। उन दोनों ने हमें तलवार और बंदूक की जद पर ले लिया और फिर वो हमारे पीछे पहुंच गए। बंदूक की नाली मेरी पुश्त से लग गई और तलवार की नोक शक्ति की कमर से छूने लगी। उनमें से एक ने गुर्रा कर कहा, चलो आगे चलो। हम बेचूं चरा उनके आगे चल पड़े। ये भी गनीमत था कि उन्होंने हमारी तलाशी नहीं ली थी। मेरे पास पिस्तौल मौजूद था और मुझे यकीन था कि शक्ति ने भी अपने लिबास में पिस्तौल छुपा रखा होगा। लगता था कि तहखाना मंदिर की इमारत से भी बड़ा था। ये एक तवील राहदारी थी जिसके दाएं बाएं कमरे थे। तकरीबन 50 फुट आगे राहदारी दाईं तरफ मुड़ गई और उसके इख्तिताम पर एक और वसी और अरीज कमरा था। ये कमरा बहुत शानदार था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। थोड़े थोड़े फासले पर रेशमी गिलाफों वाले गाव तकिए रखे हुए थे। बाईं तरफ एक शानदार कुशन पर एक पहलवान किस्म का लंबा तड़ंगा आदमी बैठा हुआ था। उसके सर के बाल बहुत छोटे थे। कानों में बड़ी बड़ी बालियां थीं। गले में सोने की मोटी सी चेन और एक हाथ की 2 उंगलियों में मोटे मोटे नगीनों वाली चांदी की अंगूठियां थीं। उसने सफेद धोती बांध रखी थी। ऊपर काले रंग की वॉस्कट थी जिसके बटन खुले हुए थे और बालों भरा सीना नजर आ रहा था। कमर पर चमड़े का चौड़ा बेल्ट बंधा हुआ था जिसमें खमदार खंजर उड़सा हुआ था। एक लड़की उसके घुटने से लगी बैठी थी। उसके जिस्म पर लिबास बराए नाम ही था। दूसरी लड़की को उसने बगल में दबोच रखा था। वो मधु थी। करीब ही दूसरी मसनद पर वो पादरी बैठा हुआ था जो मंदिर में हमें उस कमरे में लेकर गया था। मैंने शक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मधु भी तुम्हें यहीं मिलेगी। शक्ति बोला, इसकी तो। वो आगे बढ़ा मगर गुद्दी पर पड़ने वाले घूंसे ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। अमृत ठाकरे दोनों लड़कियों को एक तरफ धकेल कर उठ खड़ा हुआ। उसका कद 6.5 फुट से निकलता हुआ था। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें कुछ और भी सुर्ख हो गई थी। उसने शक्ति को एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी और खंजर के दस्ते पर हाथ रख कर गुर्राया, हम नागराज नहीं हूं जो तुमसे डर कर भाग जावेंगे। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। फिर बोला, लोग हम का हरामी बोलत हैं और हम हूं भी हरामी। हम का बाप भी हरामी था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में इससे भी ज्यादा जानता हूँ। वो बोला, ये सब हम तुम का इस वास्ते बतावत हूँ कि हम कितना बड़ा हरामी हूँ। मैंने कहा, इसमें क्या शुबा है। वो बोला, हम लातन से बंदे को पकड़ कर यूं चीर देवत हैं।
उसने हाथों की हरकत से बताया कि वो किस तरह बंदे को टांगों से पकड़कर चीर देता है। फिर बोला, हम ठाकरे हूं ठाकरे, नागराज बुजदिल है, उसकी ताकत दूसरों में है, दूसरे साले मर गए तो वो भी भाग गया, हम अपने अंदर ताकत रखता हूं। उसने दोनों बाजू उठाकर बॉडी बिल्डरों की तरह मसल दिखाए। हम तुमका और बहुत कुछ दिखाऊंगा। ये जो छोकरिया है ना, उसने मधु की तरफ इशारा किया, इसने तुम लोगों के साथ धोखा किया और ये समझत है कि हम इसको अपनी रानी बना लूंगा। साली हम का एक टाइम नहीं संभाल सकेगी। फिर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। बोला, ये साला खूबसूरत छोकरी लोग किसी का नहीं होता, तुम्हारा भी नहीं। थाली का बैंगन माफिक कभी इधर को लुढ़कता है कभी उधर को। तुम साला हमसे बात करो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं अब तक तुम्हारी बकवास का मतलब नहीं समझ सका, क्या कहना चाहते हो? वो बोला, तुम हम का उस साले भेरू के पास ले जाओ, बड़ी माया है उस हरामी के पास और हम का उस माया की जरूरत है। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें भेरू के बारे में कुछ न बताऊं तो? वो बेल्ट में उड़सा हुआ खंजर निकालते हुए बोला, तुम साला अकेला आदमी है जो भेरू के बारे में जानत हो। हम तुमका ऐसे काटूंगा कि तुम खुद बोलेगा। ए हरामी लोग, आखिरी अल्फाज उसने अपने आदमियों से कहे, इस दूसरे को उधर ले जाओ उस नुक्कड़ में। तभी मधु बोली, रुक जाओ ठाकरे, ये ऐसे नहीं बोलेगा। वो उठकर उसके करीब आ गई। मैं बताती हूँ ये कैसे जबान खोलेगा। ठाकरे ने खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर उसके गिरबान पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। उसका ब्लाउज फट गया। ठाकरे गुर्राया, साली हरामी, हमका बतावत है कि ये कैसे जबान खोलेगा। अपने यार को बचाना चाहती है। मधु की आंखों में भी खून उतर आया और फिर उसने जो हरकत की वो हम सब की तवक्को के खिलाफ थी। उसने बड़ी फुर्ती से साड़ी की फॉल में छुपा हुआ लेडी ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल लिया और उसके पहलू से लगाते हुए गुर्राई, साला हरामी, तुम समझते थे कि मैं इनाम की लालच में इन्हें यहाँ लाई थी? ये खंजर फेंक दो और अपने आदमियों से भी कहो कि हथियार फेंक दें, वरना मैं इस छोटे से पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे शरीर में उतार दूंगी। ठाकरे अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत होकर रह गया, मगर उसने खंजर नहीं फेंका। मधु ने कहा, मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुमने मेरे हुक्म पर अमल न किया तो गोली चला दूंगी। फिर वो गिनती गिनने लगी। अभी उसने 2 ही कहा था कि ठाकरे ने खंजर फेंक दिया और अपने आदमियों को भी हथियार फेंकने का इशारा किया। वो पुजारी इस दौरान अलग थलग बैठा रहा था, लेकिन सूरत हाल बदलते देखकर वो बदहवास होकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा, उसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। पुजारी उसका हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। उन दोनों आदमियों ने हथियार फेंक दिए थे। मैंने शक्ति को इशारा किया, वो तलवार उठाने के लिए झुका तो उन दोनों में से एक ने जय काली माँ का नारा लगाते हुए उस पर छलांग लगा दी। शक्ति बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और फिर संभलते हुए उसने भी बजरंग बली का नारा बुलंद किया और अपने हरीफ की खोपड़ी पर एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। दूसरा आदमी बंदूक की तरफ लपका था, लेकिन मैंने उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। वो जैसे ही झुका, मेरी ठोकर उसके सीने पर पड़ी और वो कराहता हुआ पीछे उलट गया। मैंने उस पर एक ठोकर और लगा दी। ठीक उसी लम्हे मधु की चीख सुनाई दी। अमृत ठाकरे ने भी इस सूरत हाल से पूरा फायदा उठाया था। वो बड़ी तेजी से नीचे झुका और मधु को टांगों से पकड़कर उछाल दिया। मधु चीखती हुई शक्ति से टकराई और वो दोनों जमीन पर ढेर हो गए। पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में ही थी। गिरते हुए उसका ट्रिगर दब गया। ठाकरे उस वक्त अपना खंजर उठाने के लिए झुक रहा था। मधु के पिस्तौल से निकली हुई गोली उसकी एक उंगली के पोर को उड़ाती हुई निकल गई। वो खंजर उठाए बगैर एक झटके से सीधा हुआ और उसने भी उस दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी जहां पुजारी उस लड़की को लेकर गायब हुआ था। मधु और शक्ति आपस में उलझे हुए थे और ठाकरे के दोनों आदमी मुझे लिपट गए थे। वो काली माँ का नाम ले लेकर मुझ पर घूंसे बरसा रहे थे। उन कमबख्तों में फौलाद भरा हुआ था। वजनी हथौड़ों की तरह जरबें थीं जो मुझ पर बरस रही थीं। एक घूंसा सर पर लगा तो मेरा दिमाग घूम गया। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करती रहीं। फिर अंधेरे की चादर फैलने लगी। मैं अपने सर को जोर जोर से झटके देने लगा। इस दौरान फायर की एक और आवाज गूंजी। उसके साथ ही मेरे कान के करीब एक चीख उभरी और फिर यूं लगा जैसे कोई दरख्त जड़ से उखड़ कर मेरे ऊपर आन गिरा हो। मैं उसके बोझ तले दबता गया। फिर किसी ने वो बोझ मेरे ऊपर से उठाकर एक तरफ पटक दिया। मैं अभी जोर जोर से सर झटक रहा था। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे, लेकिन तारीकी बतदरीज छटने लगी थी। मुझे दोनों बाहों से पकड़कर उठाया गया। गुरु, गुरु होश में आओ। ये शक्ति की आवाज थी जो किसी गहरे कुएं की तह से आती हुई महसूस हो रही थी। मैंने सर को 2-3 और झटके दिए और फिर मेरा जहन साफ होता चला गया। मुझे शक्ति और मधु ने संभाल रखा था। सामने कालीन पर उन दोनों आदमियों में से एक की लाश पड़ी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, वो कहाँ गए? शक्ति ने अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो भाग गए गुरु, उधर से। मैं एकदम दरवाजे की तरफ लपका। चलो पकड़ो उन्हें। मैं पूरी तरह अपने हवास में आ चुका था। मधु भी हमारे साथ उस दरवाजे की तरफ दौड़ी। पिस्तौल उसके हाथ में था।
दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए मैंने भी अपने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। पहले मुझे पिस्तौल निकालने का मौका ही नहीं मिला था। वो भी एक कमरा था जिसमें बेड वगैरह लगा हुआ था। उससे आगे एक और दरवाजा था जो बंद था। मैंने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से कुंडा लगा हुआ था। ये 2 पट का दरवाजा था। मेरी और शक्ति की 2-3 मुश्तरका टक्करों से दरवाजा टूट गया। दूसरी तरफ पहले चंद गज तक राहदारी और फिर तंग सी सुरंग थी। हम उस सुरंग में दौड़ते चले गए। आगे शक्ति था, पीछे मैं और आखिर में मधु। तकरीबन 100 गज आगे उस सुरंग के दहाने पर रोशनी दिखाई दी। हम दौड़ते हुए सुरंग के दहाने से बाहर आ गए। दहाने के आगे कीकर की कद्दे आदम कांटेदार झाड़ियां थीं जो दूर तक फैली हुई थीं। हम बड़ी मुश्किल से उन झाड़ियों से बाहर आ सके थे। मुझे हैरत थी कि वो लोग इतनी जल्दी इन कांटेदार झाड़ियों से कैसे निकल गए। बाईं तरफ दूर तक इस किस्म की झाड़ियां फैली हुई थीं, जबकि दाईं तरफ ऐसी झाड़ियां नहीं थीं। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर मशरिक में बादलों के पहरे तैर रहे थे, जिनमें सूरज की रोशनी पड़ रही थी और फजा में हल्की सी सुर्खी थी। मैं एक छोटे से टीले पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा और फिर वो 3 साए दौड़ते हुए नजर आए। सबसे आगे पुजारी था, उसके पीछे ठाकरे और आखिर में उसका वो आदमी जो बाद में जिंदा बचकर भाग निकला था। शक्ति मेरे साथ ही खड़ा था। उसने गोली चला दी, लेकिन वो लोग पिस्तौल की रेंज से बहुत दूर निकल चुके थे। शक्ति ने 2-3 और फायर झोंक दिए। गोली की एक आवाज देर तक पहाड़ियों में बाज़गश्त करती रही। मैंने कहा, बेकार है, गोलियां जाया मत करो। मैं एक बार फिर दौड़ते हुए उन सायों की तरफ देखने लगा। मुझे वो लड़की नजर नहीं आई थी जिसे पंडित अपने साथ लेकर भागा था। हो सकता है वो किसी टीले या झाड़ियों की आड़ में हो। शक्ति बोला, भाग गए साले। उसकी आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। मधु हमारे साथ नहीं थी। मैंने पूछा, मधु कहाँ है? वो बड़बड़ाया, मधु। फिर ऊंची आवाज में मधु को पुकारने लगा। झाड़ियों की तरफ से मधु की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। हम दोनों उस तरफ लपके। मधु झाड़ियों में जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी साड़ी कांटों में उलझी हुई थी। हम दोनों ने उसकी साड़ी को कांटों से निकाला और वापस खुली जगह की तरफ आ रहे थे कि मैं किसी के कराहने की आवाज सुनकर चौंक गया। मधु और शक्ति ने भी ये आवाज सुन ली थी। वो आवाज झाड़ियों की तरफ से आई थी। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और पिस्तौल संभाले झाड़ियों में घुस गया। कराहने की आवाज बदस्तूर सुनाई दे रही थी। तकरीबन 10 गज आगे निकलकर मैं ठिठक गया। वही लड़की जो मंदिर से पुजारी के साथ भागी थी, झाड़ियों में उलझी जमीन पर बैठी कराह रही थी। उसका मुख्तसर लिबास कांटों में उलझा हुआ था। उसके चेहरे, पिंडलियों, बाजुओं और बदन के हर उस हिस्से पर खराशें थीं जो लिबास की कैद से आजाद थे। कीकर के सुई की तरह लंबे कांटों ने उसे छलनी करके रख दिया था। उसके दोनों पैरों में भी कई कांटे पैवस्त थे। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खून की पीलाहट कुछ और गहरी हो गई। वो खौफजदा लहजे में हकलाई, मुझे मत मारना, भगवान के लिए मुझे मत मारना, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया। उसके दोनों पैरों में कई कांटे पैवस्त थे और पूरे बदन पर कई खराशें थीं। मैंने शक्ति को आवाज देकर बुला लिया। उस लड़की को देखकर वो भी चौंक गया था। हम दोनों ने उसे कांटों से निजात दिलाई और तकरीबन 15 मिनट के बाद उसे लेकर झाड़ियों से बाहर आ गए। मधु खूंखार नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। लड़की बहुत खौफजदा थी। उसका ख्याल था कि हम उसे मार डालेंगे और वो रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। वो कह रही थी, मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। श्याम मुझे आज सुबह लेकर आया था अपने मेहमानों की सेवा के लिए। मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, श्याम कौन? बोली, वही पंडित श्याम जो मुझे छोड़कर भाग गया, बेगैरत। लड़की की बातों से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो सच कह रही थी। अगर हमें यहाँ फंसाने की कोशिश की गई थी तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसे तो फीस देकर ठाकरे का दिल बहलाने के लिए लाया गया था। मैंने पूछा, कहाँ रहती हो? बोली, दिलवाड़ा बेकनीर हाउस के पीछे। मैंने कहा, चलो हम तुम्हें रास्ते में कहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने पुलिस को या किसी और को हमारे बारे में बताया तो हम तुम्हें तलाश कर लेंगे और फिर तुम जिंदा नहीं बचोगी। वो बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तो कल ही ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी।